जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखर आइस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से। ये वीडियो ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम से ही अपलोड किया जा रहा है, किसी और को इसका अधिकार नहीं है। फेक और इलीगल वेबसाइट्स पर इसको अपलोड करने का अधिकार नहीं है। आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी कोई ब्रांच नहीं है, शिखर आइस एकेडमी गाजियाबाद के नाम से कोई अलग पेज नहीं है। एक जो मेरा पेज है वो शिखर आइस एकेडमी गाजियाबाद 9810257742 इस पूरे नाम से है। वो पेज मेरी वेबसाइट पर विजिबल है, वही मेरा ऑथेंटिक पेज है। डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित फैन क्लब के नाम से है, उसको आप लाइक कर सकते हैं। लाइक करिए तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सारी आपको चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट, करंट अफेयर्स वगैरह सभी चीज़ें। इस वीडियो के नीचे जो इंट्रोडक्शन है, जो फ़ोन नंबर से स्टार्ट होता है, उसको पूरा पढ़िए। 14 लिंक मिलेंगे, आप लिंक पे जाइए, फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजिए और ये व्यर्थ के प्रश्न मत करिए कि कैसे तैयारी शुरू करें। वीडियो इसी के लिए बनाए गए हैं, सारे वीडियोस देखिए। तो जो अभी एक व्यूअर हैं इस तरह कर रहे हैं, ये ब्लॉक होने के काम कर रहे हैं। बिना वीडियो देखे आप लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं कि मुझे पीछे से तैयारी करना, बुक बता दीजिए, कौन सी एनसीईआरटी पढूं, फलाना ढिमाका। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। अगर ये ज़्यादा पूछेंगे तो ब्लॉक किए जाएंगे। इसलिए जो है सीधे सीधे वीडियोस देखिए, इसी के लिए बनाए जा रहे हैं। व्यर्थ के प्रश्न मत करिए, इंटेलिजेंट प्रश्न करिए। ये निहायत ही बेकार के प्रश्न करना बंद करिए कि सर मैं तैयारी कहाँ से शुरू करूँ। जो टोटल फुलिश क्वेश्चन हैं ये सारे, इसी के लिए वीडियो बनाए गए हैं। 450 वीडियो यूँ ही नहीं बनाए गए। ये वीडियो देखने के लिए हैं केवल, ये रखने के लिए नहीं है। तो ध्यान दीजिए। संविधान पे आगे चलता हूँ। संविधान में मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बताने जा रहा हूँ। मेरे सामने पीडीएफ ओपन है संविधान की। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 ये कहता है, 36, कि इस पार्ट में भी स्टेट का वही मीनिंग है जो पार्ट 3 में है। पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स में जो स्टेट का मीनिंग है, वही मीनिंग इसमें है। इसके बाद बीच की चीज़ें छोड़ के हम 39 पर आ रहे हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। यानी इसमें राज्य को ये कहा गया है कि वो ये काम करेगा। लेकिन 37 में कह दिया गया है कि द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। इन प्रोविजंस को, प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं माना जाएगा। इनको जो है बलपूर्वक लागू नहीं कराया जा सकता। एक्चुअली क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 जो होता है, पार्ट 3 ऐसी चीज समझ लीजिए कोई खिलौना हो जिसमें अपनी बैटरी खोदो, उसके अंदर अपनी बैटरी खोदे। आर्टिकल 32 उसके अंदर कंटेंट है, जो कि सुरक्षा का अधिकार देता है, मूल अधिकारों की संरक्षा का, रक्षा का अधिकार देता है नागरिक को, और सुप्रीम कोर्ट को अधिकृत करता है। बाद में 226 बाहर है उसके, लेकिन वो हाई कोर्ट को अधिकार देता है। वो 226 बाहर है भले ही पार्ट 3 के, लेकिन वो हाई कोर्ट को अधिकार देता है। ये पार्ट ऐसा है कि इसकी बैटरी नहीं है, इसमें अपनी पावर नहीं है, इसको एनफोर्स करने का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब इसमें ये राइट नहीं है कि इसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। इसको प्रवर्तित कहते हैं हिंदी में, प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। मतलब राज्य की स्वीट विल है, अगर करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। लेकिन कुछ मजेदार बातें जो आपको बतानी है इसमें। ये 37 कह रहा था, और 38 जो है वो शॉर्ट में, स्टेट शैल नॉट स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली और मे बी सोशल ऑर्डर और जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, शैल इन्फॉर्म द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशनल लाइफ वगैरह। लेकिन 39 बड़ा इंटरेस्टिंग है, समाजवादी तत्व इसमें है। जब कभी ये पूछा जाता है, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट द पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग। राज्य, पहली बात तो शैल लगा हुआ है, ऊपर कहा गया कि एनफोर्सेबल नहीं है, इसको लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन यहां शैल लगा हुआ है। द स्टेट शैल, शैल जब लगता है तो करेगा, करना पड़ेगा। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर, अब आ गया डायरेक्ट, इन पर्टिकुलर विशेष करके, डायरेक्ट द पॉलिसी, अपनी नीति को निर्देशित करेगा। किधर को निर्देशित करेगा? टुवर्ड्स सिक्योरिंग, क्या प्राप्त करने के लिए। शब्दों का जाल बड़ा अच्छा है। एक बहुत कहना चाहिए कि संविधान बनाने वाले का मस्तिष्क इतना उन्नत स्तर का है कि जिसने बहुत सोच के बनाया है, और क्या खूब बनाया है। भारतीय संविधान, दुनिया के तमाम संविधान विशेषज्ञ उसके आगे सर झुकाते हैं, माने कोई चाहे ना माने, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। पहले तो शैल कहा गया, इन पर्टिकुलर, फिर डायरेक्ट कहा गया। डायरेक्ट कहा गया, ये नहीं कहा गया
कि अपनी नीति को निर्देशित करेगा। डायरेक्ट द पॉलिसी, डायरेक्ट में फोर्स नहीं होता और शैल में फोर्स होता है। टुवर्ड्स सिक्योरिंग, पहला, दैट द सिटीजन्स मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि अपने जीवन यापन के पर्याप्त साधनों को प्राप्त करने का उन्हें अधिकार है। अब यहां वर्ड अधिकार यूज कर दिया, एक नई बात पैदा हो गई। हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लेकिन अधिकार दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं राइट्स तो दिए गए थे पार्ट 3 में, राइट टू दिस, राइट टू दिस, राइट टू दैट, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू मूव फ्रीली वगैरह वगैरह। यहां पर आ गया राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ये भी राइट है। मजे की बात ये राइट यहां मेंशन है। आपसे आईएएस में पूछा जा सकता है कि और राइट्स पार्ट 3 के अलावा कहां कहां दिए गए हैं, यहां भी दिया गया है राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। बी कह रहा है that the ownership of control and material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। सामान्य जनता की भलाई के लिए जो रिसोर्सेज हैं, संसाधनों का वितरण इस प्रकार से, the ownership and control of material resources of the community are so distributed। राज्य क्या करेगा, डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग, ये और सिक्योर करेगा। ये ABCD चले आ रहे हैं ना, तो ये सिक्योर करेगा कि ओनरशिप और कंट्रोल यानी नियंत्रण और स्वामित्व किस पर, मटेरियल रिसोर्सेज पर, यानी कि संसाधनों पर, किसका हो, ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी का हो, सरकार का नहीं, कम्युनिटी का हो। आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सब्जर्व द कॉमन गुड, जिससे कि कॉमन गुड को कैटर किया जा सके, यानी कि सामान्य हित को जो है सुनिश्चित किया जा सके। अब सी बड़ा मजेदार और भी है। क्या सिक्योर करेगा स्टेट, दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। इकोनॉमिक सिस्टम को ऐसे ऑपरेट करेगा, फिर वंस अगेन मैं कहूंगा, करेगा में शैल लगा हुआ है लेकिन डायरेक्टेड पॉलिसी लगा हुआ है। ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इससे संपत्ति का संकेंद्रण ना हो, संपत्ति एक जगह इकट्ठी ना हो जाए। ये आर्टिकल ये अधिकार देता है कि ज्यादा टैक्स लगाया जाए। ये समाजवादी आर्टिकल है, ज्यादा टैक्स। बी भी समाजवादी आर्टिकल है, यानी कि बड़े को बड़ा ज्यादा ना बनने दिया जाए और छोटे को नीचे गिरने ना दिया जाए, छोटे को थोड़ा ऊपर उठाया जाए, बड़े को थोड़ा नीचे लाया जाए, ज्यादा टैक्स लगाकर, लाइसेंस कोटा परमिट लगाकर। एनी हाउ, ये नहीं लिखा है लेकिन इसका मीनिंग यही होता है कि अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देना, हालांकि इंडिया में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, सारी संपत्ति कुछ परसेंट लोगों के हाथ में है, बहुत बड़ा परसेंटेज बहुत छोटे परसेंटेज के लोगों के हाथ में संपत्ति है, लेकिन ये तो ये जो है पैरेटो की ऑप्टिमैलिटी का नियम है, संसार में सभी जगह ऐसा ही होता है। तो द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी संपत्ति का असामान्य संकेंद्रण ना हो। दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, स्त्री और पुरुषों को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वुमेन and the tender age of children are not abused, and the children are not forced by economic necessity to enter avocations and unsuited to their age or strength। अब यहाँ पर गोलमोल सा है कि टेंडर एज को डिफाइन नहीं किया गया, जिसको बाद में डिफाइन कर दिया गया कि 14 साल से नीचे, फंडामेंटल राइट में ही आ गया, तो 14 साल से नीचे के बच्चों को एंगेज नहीं किया जा सकता है, वो है। और पढ़ने के लिए भी, प्रेरित करने के लिए भी आगे आप देखेंगे आ ही जाता है। The children are given opportunities and facilities to develop a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment। बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिसके लिए तमाम कानून बन रहे हैं। अब ये 39 कैपिटल ए, ये 39 कैपिटल ए जो है, ये सब्स्टिट्यूट जो है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, उसके द्वारा रखा गया 39 कैपिटल ए। State shall secure the operation of the legal system, promotes justice on the basis of equal opportunity, and shall in particular provide the free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure the opportunities for securing justice are not denied to any citizen। मतलब ये मुफ्त न्यायिक सहायता की बात है, विधिक सहायता की बात है। अगर किसी के पास पैसे खर्च करने के लिए, वकील की फीस के लिए पैसे नहीं है, तो उसको मुफ्त लीगल एड दी जाएगी। अब ये एक बड़ा ही विवादास्पद हो जाता है कि क्या इसका लाभ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। देखिए, सरकार की नीयत साफ है,
अब वकील साहब की नीयत साफ ना हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि जो फ्री लीगल एड है उसमें एडवोकेट्स प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। इस बात को मैं ये नहीं कह सकता, सरकार की आलोचना तो नहीं कर सकता, संविधान की आलोचना नहीं कर सकता। संविधान में क्लियर कट प्रोविजन है और बाकायदा इसका अधिकार दिया गया है, फ्री लीगल एड का अधिकार है, वकील का अरेंजमेंट कराएंगे और इवन पुलिस वाले भी थाने में वकील का अरेंजमेंट कराएंगे, फ्री लीगल एड दिलवाएंगे, दिलवाना चाहिए। लेकिन अगर वकील साहब ठीक से काम नहीं करते हैं तो ये हमारी समाज की मानसिकता है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता और इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप आलोचना करेंगे अगर तो संविधान की नहीं, उन वकीलों की करेंगे जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो फ्री लीगल एड के लिए अपॉइंटेड है, जिनको सैलरी मिलती है सरकार से और जो प्रॉपर रूप से सहायता नहीं देते हैं। अगर आपने ऐसा केस सुना है कोई, तो नहीं सुना है तो कुछ नहीं कहेंगे। मैंने सुना है और मैंने देखा भी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमारी समाज की दुर्गुण है, बुराई है जो कि होती है। तो 39 ए अपने आप में सरकार का इतना तक वो है निस्वार्थ भाव जनता के लिए कि अगर जनता को फ्री लीगल एड की जरूरत पड़ती है तो दी जाएगी। लेकिन इसके पीछे एक हिडन बात मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये तमाम जो लॉ कॉलेज खुले हैं, जो 5 साल का लॉ वाला कोर्स चल रहा है, जो एलएलबी के कोर्सेज के बहुत सारे कॉलेज खुले हैं, ये क्यों खुले? ये इसी के अंतर्गत खुले। इनकी स्थापना जो हुई है 39A के अंतर्गत हुई है। ये 39A में ये लॉ कॉलेज खोले गए जिससे कि इतने सारे जब वकील बनेंगे तभी तो फ्री लीगल एड के लिए लोग उपलब्ध होंगे। जैसे कि डॉक्टर अगर उपलब्ध कराने हो, मेडिकल कॉलेज है नहीं तो कहां से होगा? तो इसलिए सरकार इतना प्रयास करती है कि लॉ कॉलेज खोलने के लिए जमीन को भी सस्ते दर पर दिलवाती है और सुविधा देती है, उनको लाइसेंस, कोटे, परमिट वगैरह कोई समस्या ना आए, जिससे कि 39A अनुच्छेद का पालन हो सके। गवर्नमेंट की नीयत में कोई संदेह नहीं है, किसी भी सरकार की कोई पार्टी हो, मैं पार्टी में बिलीव नहीं करता किसी में, मैं सरकार में बिलीव करता हूं। तो ये है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 जो है 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। अब इसके ऊपर तो 243 हो गया है, तो पूरी तरह बाकायदा एक अच्छा खासा संविधान जैसा ही है। 243 पढ़िए पूरा, तो सब कुछ है उसमें। उसमें 3 चीजें हैं, लोकल बॉडीज हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, यानी कि ग्राम पंचायतें भी हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई हैं उसके अंदर। तो 243 आपको पढ़ना है ध्यान से। 41 जो है राइट टू वर्क है, टू एजुकेशन है एंड टू पब्लिक एसेस। मजे की बात, ये सब राइट हैं ये, लेकिन ये ऐसे राइट हैं कि इन राइट्स को मांगने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन अगर, इंटरेस्टिंग बात, अगर सरकार कुछ ऐसा करती है इनको राइट्स को दिलाने के लिए, जो जो कि डीपी में दिए हुए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए गए हैं, इन राइट्स को दिलाने के लिए अगर सरकार कुछ ऐसा काम करती है जिसमें फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो, तब क्या होगा? 31C आइए, 31C पढ़िए। 31C जो है वो रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन 25th अमेंडमेंट 1971, 25वें संविधान संशोधन द्वारा रखा गया। लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 के होते हुए भी, नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स सिक्योरिंग ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन पार्ट 4, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें से एक या अनेक को प्राप्त करने की दिशा में, शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14 और article 19 and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the grounds that it does not give effect to such policy। बड़ी टेढ़ी सी लैंग्वेज होती है, लॉ की लैंग्वेज होती टेढ़ी है, जो लोग पढ़ने के आदी हो जाते हैं उनको कतई टेढ़ी नहीं लगती, बड़े मजेदार लगती है। तो टेढ़ा है पर मेरा है, एक ऐड आया करता था ना कुरकुरे वाला तो ये टेढ़ा है पर मेरा है, संविधान तो मेरा ही है। तो इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं। एक एक फ्रेज पढ़िए ध्यान से। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13, नो लॉ, पहले नो लगा हुआ है, बाद में कंफ्यूजन हो जाता है कैसा होगा, सीधा मतलब बताएं तो ये है, अगर सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्राप्त करना चाहती है, यानी कि जो अभी मैं बता रहा था, इन सब में से किसी को आपको देना चाहती है, जनता को देना चाहती है, लेकिन कोई फंडामेंटल राइट बीच में टांगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसको नहीं होने दिया जाएगा। तो वो फंडामेंटल राइट अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो हुआ करे, ये बात हो गई इसमें। तो इसलिए ये पार्ट बड़ा मजेदार है।
अब इसके बाद आता है, अभी मैंने पढ़ा था कौन सा, थर्ड, हाँ मैंने अभी पढ़ा था 40 पढ़ा था, तो 40 की बात करते हैं। पंचायती राज हो गया, और इसके बाद ये पीडीएफ फाइल है एक्चुअली, तो खिसकाने में टाइम लगता है थोड़ा, और संविधान है, आसानी से थोड़ी खिसकता है। तो फ्री जस्टिस हो गया, लीगल एड हुआ। अब 41, स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट शैल मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क हो गया। द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। देखो, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मातृत्व लाभ के लिए राज्य, स्टेट शैल मेक प्रोविजन, शैल मेक प्रोविजन, शैल सब जगह लगा हुआ है, बड़ा कंफ्यूजन होता है भैया, शैल काहे लगा हुआ है। शैल लगा होने का मतलब करेगा, करना पड़ेगा, करेगा क्यों नहीं। लेकिन जब लिखा हुआ है कि सीधे सीधे लिख रखा है कि द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, यहां भी शैल लगा है। अब एक शैल का झगड़ा दूसरे शैल से, दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, दूसरा शैल कह रहा है मैं भी शैल, ये कहता है मैं भी शैल, तो ये ऊपर वाला शैल है। ये कहा गया इस पार्ट को, ये पहला सेक्शन हो गया, मतलब जैसे इसमें अनुच्छेद है तो ये दूसरा अनुच्छेद हो गया। पहला तो ये कहा गया कि स्टेट का मतलब क्या है, दूसरे में कह दिया गया कि इस पार्ट में कुछ भी है ये एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट नहीं होगा, इसमें कोर्ट कुछ नहीं करेगा, ये हो गया। तो इसका मतलब शैल भले ही लगा रहा है, मांग नहीं सकते आप, ये नहीं कह सकते कि मुझे चाहिए, ये मेरा है मुझे चाहिए, वो नहीं। स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। मजे की बात है, अभी ह्यूमन कंडीशन संविधान में हमेशा जान लो, जब कभी यह हु विल डिसाइड ह्यूमन कंडीशंस कौन सी हैं, मैटरनिटी रिलीफ तो ठीक है, पता चल जाएगा कि ये मैटरनिटी रिलीफ है, बट व्हाट आर ह्यूमन कंडीशंस, मानवीय दशाएं क्या हैं, कार्य की मानवीय दशाएं क्या हैं, ये कौन बताएगा। तो ये चीज है। ऐसे ही 41 जो था इसमें लिखा हुआ था, स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। ठीक है, दिव्यांगों के लिए नीतियां बनती हैं, बीमारों के लिए नीतियां बनती हैं, सब कुछ बनती हैं। तो देखिए, सरकार सभी के लिए नीतियां बनाती है, जिसमें थोड़ी सी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज है कि वो सबके बराबर नहीं हो पाता है। मैंने पहले ही बताया था कि समाजवादी सिस्टम में इन इक्वल ट्रीटमेंट फॉर द सेक ऑफ इक्वलिटी होता है इफ देयर इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, बोधगम्य अंतरक के रहते हुए असमान व्यवहार किया जाता है समानता प्राप्त करने के लिए। समानता होती नहीं है, प्राकृतिक रूप से समानता नहीं होती है। ये कहना एकदम गलत है कि ईश्वर ने सबको बराबर पैदा किया, नहीं, ईश्वर ने सबको गैर बराबर पैदा किया। ना मानो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ले लो सबकी, हर एक का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग अलग, सब असमान है टोटल। लेकिन ये राज्य का काम है कि उनको बराबर करना, कैसे, सामाजिक आर्थिक रूप से। यही हमारे संविधान की उद्देशिका में लिखा हुआ है, प्रीम्बिल में लिखा हुआ है। तो ये बात की गई। तो हम थे 43। अब इसके बाद 43 है, द स्टेट शैल टेक द स्टेप्स बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इन अदर वे टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट और अंडरटेकिंग्स एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यह है कि श्रमिकों का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन, इसके लिए ब्रिटेन में व्हिटले काउंसिल्स बनी थी, पब्लिक एड का चैप्टर है, व्हिटले काउंसिल्स बनी थी। भारत में भी इसी तरह की कुछ चीज़ें बनाई गई, लेकिन वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं है इंडिया में अभी। तो अभी इसके लिए कोई कानून ऐसा नहीं बना है, नो डाउट स्वैच्छिक है, लोग करते हैं। फिर 43 बी है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 43 बी के आधार पर ही 243 में संशोधन करके नए आर्टिकल डाले गए हैं। स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी डिफाइन नहीं किया गया। जब 243 में आएंगे तो आप देखेंगे कि उसके बाद आपको ZG के बाद जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, 243 ZG आर्टिकल है, उसके आगे मिलेंगे आपको। अब 44 के ऊपर बड़ा बवाल होता है भैया, आजकल भी चल रहा है। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कहा है कि फंडामेंटल राइट्स से ऊपर धर्म नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है तो नेचुरली वो सम्माननीय है। लेकिन तो फिर क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड बन रहा है। समय लगता है हर चीज़ में, धीरे धीरे मेंटली प्रिपेयर्ड होने में समय लगता है, हर किसी को अपने पर्सनल लॉज छोड़ने में टाइम लगता है।
रिवाजें हैं, रीति रिवाजें हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल सिविल कोड के लिए कहा गया। इसके लिए ये सब अखबारबाजी और बकवासबाजी और बयानबाजी के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। आप लोग सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं, आप देखिए कि ये पार्ट 4 की चीज है और इसके लिए हम बाध्य नहीं कर सकते, हम सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया और ये फालतू की चीज है। इसलिए जो है ये सब आलोचना आपको नहीं करनी है, भूल के भी कभी भी कतई नहीं करनी है। राज्य जो कर रहा है, सरकार जो कर रही है, आपको सिर झुका के स्वीकार करना है। आपकी मालिक है सरकार, भविष्य की मालिक है। अभी तो नौकरी शुरू भी नहीं हुई, आपकी आलोचना पहले ही करना शुरू कर दिया। सरकार की आलोचना आप नहीं करेंगे। अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो फिर नौकरी नहीं करेंगे, बहुत साफ बात है। आपके घर में कोई नौकर आए, वो आपकी आलोचना करता हुआ चला है, तो आप रखेंगे उसको? ऐसे ही सरकार आपको नहीं रखेगी अगर आप आलोचना करेंगे। तो आलोचना न करने के तरीके ढूंढिए। आप जब भी मैं ये लिखता हूं तो आप फट से 2 बातें ठोंक देते हैं उसमें कि तो शराब क्यों बिकवाती है सरकार, तो सरकार जो है वो अफीम, गांजा, चरस, भांग क्यों बिकवाती है, सरकार सिगरेट क्यों बिकवाती है, सरकार दारू के अड्डे की नीलामी क्यों करती है? बिल्कुल करेगी, और क्या करेगी? आप वेलफेयर ले लो। आपको वेलफेयर चाहिए, आपको आरक्षण चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, सब्सिडी चाहिए, कहां से आएगा? तो हैवी टैक्सेशन तो इन्हीं चीजों से मिलता है। सरकार हैवी टैक्स लगाती है इसलिए जिससे कि लोग इन्हें ना खरीदें। लेकिन वो हैवी टैक्स जब मिलता है, लोग पैसा दे के खरीद रहे हैं कि उन्हें शराब पीनी है, टैक्स दे के खरीदें चाहे बिना टैक्स के खरीदें, उन्हें पीनी है। जब पीनी है तो फिर पियो, फिर क्या दिक्कत है? फिर टैक्स दो हमें और पिए जाओ, मस्त रहो आराम से, कौन सी समस्या है? आलोचना तो तब करिए कि आपको रिजर्वेशन न चाहिए हो, आपको जो है सब्सिडी न चाहिए हो, आपको कोई स्कॉलरशिप न चाहिए हो, आप इतने संपन्न हो चुके हैं। आधे लोग तो गरीबी की रेखा पड़े हुए हैं, ये हालत हो रही है। ऐसे में आपको चाहिए भी सब कुछ और सरकार टैक्स भी ना कमाए। अच्छा, अगर सरकार इन सब पे टैक्स ना लगाए तो क्या बिकना बंद हो जाएगा क्या? तो सरकार सोचती है कि तो क्यों ना टैक्स लगाया जाए। लॉजिक सोचो, बिना मतलब कि नॉनसेंस आलोचना करने से कोई लाभ नहीं है। ये सब जो है ना, निठल्ली आलोचना है। गांव की पुलिया पे बैठे निठल्ले बुजुर्ग, मैं हमेशा कहता हूं, उनकी आलोचना है। आता जाता कुछ है नहीं, बैठ के आलोचना करना है। नाई की दुकानों पे, कस्बे की नाई की दुकानें, जो शीशा ऐसे औंधा टंगा रहता है जिसपे, और 4 निठल्ले बैठे रहते हैं जहां पे एक नाई किसी को मोड़ने में लगा रहता है और वो बाकी लोग बैठ के राजनीति की चर्चा करते हैं। लगता है कि मिनी पार्लियामेंट तो यही है। मैंने ऐसी दुकानों में बाल कटवाए हैं, बर्थना कस्बे में रहा हूं, और मुझे पता है कि आज भी वही होता है। सड़क के किनारे शीशा लगा के बैठते हैं और वो वहां पे निठल्ले बैठते हैं टोटल, और बेमतलब की चर्चा करते हैं। एमएसटी वाले निठल्ले, कोई काम धाम नहीं, नौकरी लगी हुई है, उसी नौकरी से संतुष्ट हैं, अपना आराम से काम चल रहा है, बैठ के ताश खेलते हैं, राजनीति की चर्चा करते हैं। आप ये नहीं हैं। इनमें से अगर आप होंगे तो आईएएस में कभी निकलेंगे नहीं। जब मैं आईएएस कहता हूं तो पीसीएस उसमें शामिल है। ये मत सोचना कि चलो आईएएस में नहीं निकलेंगे, पीसीएस तो यूं ही हो जाएगा। पीसीएस भी यूं नहीं होता है। तो इसलिए जो है, अगर आप ये निठल्लेपन की चर्चाओं में भाग लेंगे तो कोई लाभ नहीं। इसलिए थोड़ा सा मैच्योर बनिए। ये मैच्योरिटी की चीज है। सरकार इसलिए करती है क्योंकि आपको वेलफेयर चाहिए। जिस दिन आप वेलफेयर नहीं मांगेंगे, सरकार सारी चीजें कम कर देगी। इनकम टैक्स भी घट के 10% रह जाएगा, 5% रह जाएगा। लेकिन छोड़ो तो आरक्षण, आप तो छोड़ने को तैयार नहीं है। आप तो 50 लाख की गाड़ी में बैठ के सड़क रोकते हो कि मुझे भी चाहिए आरक्षण। तो हालत ये है ना देश की, कि इतने संपन्न, इतने पावरफुल जातियां भी आरक्षण मांगती हैं, जिनके पास जो है सब कुछ है, भगवान का दिया, नाम है, पैसा है, शोहरत है। नाना पाटेकर वाली बात। वेलकम मूवी याद आई कि नहीं? सब कुछ है, भगवान का दिया, तब भी जो है मांगते हैं। तो जब तक मांगते रहोगे तो फिर वो कहां से पूरा होगा? आखिरकार कहीं से तो आएगा। सरकार डाका तो डालेगी नहीं। तो बस बात वही है, सिंपली। अब आगे देखिए, स्टेट शैल एंडेवर सिक्योर सिटीजंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। कुछ नहीं हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ पा रहा। नहीं आ पाता, क्या कर लोगे? न्यायालय में नहीं जा सकते आप। तो ये व्यर्थ की आलोचना है, फेसबुक पे करना कोई फायदा नहीं। फेसबुक भी निठल्लों का अड्डा हो गया है, वही नाई की दुकान हो गई है। तो अब आगे देखिए, 45, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे आर कंप्लीट एज ऑफ 6 years। ये हो गया, तमाम योजनाएं बच्चों के लिए बनती हैं सब। 46, द स्टेट शैल प्रमोट द स्पेशल विद स्पेशल केयर the education and economic interests of weaker sections of people, in particular scheduled castes and scheduled tribes। एक्चुअली पहले यही था, इसी के अंतर्गत आरक्षण दिया गया था, तो उसको चैलेंज कर दिया गया था। तब उसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और आपने देखा कि आर्टिकल 15 और 16 मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें संशोधन कर दिए गए। नाउ रिजर्वेशन हैज बिकम फंडामेंटल राइट। फिर इसके बाद है, अगला है 47, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सोचो कितना वेराइटी है संविधान में। पता है, संविधान निर्माताओं को, या जो भी निर्माता अलग अलग समय पे हुए, अमेंडमेंट होता है वो भी निर्माता ही हैं। जिन्होंने अभी किया, स्वतंत्र भारत में अमेंडमेंट किए हैं जितने, वो भी तो हमारे संविधान निर्माता ही हैं आजकल के। तो
संविधान निर्माताओं को बहुत अच्छे से पता है कि क्या काम राज्य कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, किसको करने में दिक्कत आएगी, कहाँ रेवेन्यू की दिक्कत आएगी, कहाँ समस्या आएगी। तो उन्होंने कुछ को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया। तो ये जो ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह, इसके लिए भी दिया। अब देखो तमाम बातें हैं। सरकार ने मिड डे मील योजना चलाई बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए। लोग क्या कर रहे हैं, ये नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी इन्हें कि मिड डे मील खाने से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये मुनाफाखोर एनजीओज जो हैं, जिनके जिम्मे मिड डे मील बनाना भेजा जाता है, ये अधिकारी, सरकारी अधिकारी और ये ब्यूरोक्रेसी और ये भ्रष्ट लोग जो हैं, ये सब मिलजुल के उन बच्चों के स्वास्थ्य से खेलते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, सबसे ज्यादा अन्याय उस टीचर के साथ में जो छोटे बच्चों को पढ़ाता है। सबसे ज्यादा अन्याय, भले उसकी तनख्वाह बढ़ गई है, लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय उसको पढ़ाने के अलावा दुनिया काम करवाए जाते हैं। पढ़ाओ मत अध्यापक जी, मास्टर साहब पढ़ाओ मत, आप सारे काम कर लो, बस चले तो उसको सरकारी अधिकारी जो है अपने जूतों पॉलिश करवाएं। ये हालत है। रीजन ये हद है। जो समाज का निर्माता है, हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माता है, जहां से बच्चे बढ़ के निकल रहे हैं, उस अध्यापक को जनगणना में लगाया हुआ है, उस अध्यापक को जो है वोट गिनती में लगा रखा है, और उस अध्यापक को इलेक्शन में ड्यूटी लगा रखी है, पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए भी वही है, हर काम के लिए वही है, और वही मास्टर साहब बैठ के खाना भी बनवा रहे हैं। जब बहुत विरोध हुआ तो एनजीओ के जिम्मे कर दिया गया। एनजीओ भारत में बहुत ही निकृष्ट हैं। मैं बहुत जल्दी एनजीओ से बिलीव नहीं करता। एनजीओ की परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं सेटिस्फैक्ट्री। आप लोग क्यों नहीं आलोचना करते हैं? आप लोग जो सरकार की मुंह भर भर के आलोचना करते हैं, एनजीओ की आलोचना करिए ना। ये सिविल सोसाइटी के कर्णधार ये एनजीओ हैं जो इतना मुनाफा कमा रहे हैं। आपको पता है फ्री कोचिंग आईएएस पीसीएस के लिए दी जाती है, आप लोगों को पता क्यों नहीं है? आप लोग मुझसे कहते हैं फ्री, मैं कोई सरकार हूं क्या? आप सरकार की फ्री कोचिंग को चलाने वालों से पता करिए। हर जगह चलाते हैं। यहाँ हापुड़ और गाजियाबाद के बीच में कोई जगह है जहां पर फ्री कोचिंग है? कोई जानता तक नहीं है। सब डकार जाते हैं लोग बाग। तमाम कॉलेजों को फंड मिलता है, आपको पता नहीं है। तमाम कॉलेजों को एससी एसटी ओबीसी को पढ़ाने के लिए, आईएएस पीसीएस के लिए खास करके फंड मिलता है, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मिलता है। सब डकार जाते हैं, सब खा जाते हैं। आप आरटीआई में पूछिए सरकार से कि सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, किन कोचिंग को ठेका दिया गया। आपके इसी लुटियंस की दिल्ली में, उसी मुखर्जी नगर में जो है तमाम सारी कोचिंग्स हैं, जिनको की 30-30 40-40 लाख रुपया ग्रांट मिलती है केवल इस बात के लिए कि मुफ्त पढ़ाएं। 50-60 लोगों को पढ़ा देते हैं। यहाँ पर गाजियाबाद में पकड़ा गया था एक दिल्ली का कोचिंग वाला, उसमें 30,000 लोग पढ़ते दिखाए गए थे, जगह भी नहीं थी उनके पास। ये हालत है करप्ट सोसाइटी की, करप्ट समाज, करप्ट इंसान। हम कोसते हैं सरकार को। सरकार की योजना में क्या गलती है? सरकार तो आईएएस पीसीएस के लिए भी ये कर रही है, और सरकार तो ये भी कर रही है कि आपको आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको वो सब दे रही है, सुविधाएं दे रही है सरकार। ये सोचिए। तो सरकार की आलोचना ना करिए। अब देखिए 48 है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसके लिए भी है। सामान्य शायद तुम्हें डिटेल नहीं पड़ रहा। स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए 48 है। जब कभी पूछा जाए एनवायरनमेंट के लिए क्या, 49 प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसके बाद सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव 50 है। ये बड़ा मजेदार है, ये सेपरेशन करने के लिए कहा गया, लेकिन सेपरेशन हो नहीं रहा आजकल, खूब लड़ाई चलती रहती है उनमें। और 51 आप पढ़ लीजिए पूरा। स्टेट शैल एंडेवर क्या क्या करना है इनको, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड, ये स्टेट का मतलब यहाँ पर भारत है। तो ये सब चीज़ें हैं। स्टेट का मतलब वही है, भारत ही नहीं, मतलब स्टेट जो डिफाइन किया गया है, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज एंड अदर अथॉरिटीज। जो मीनिंग आर्टिकल 12 में है वही यहाँ पर है। अब आप पढ़िए फंडामेंटल ड्यूटीज और मज़े लीजिए क्या क्या ड्यूटीज़ बताई गई हैं। मज़े इसलिए लीजिए कि हम और आप वो कोई पूरी नहीं कर रहे। ज़रा देखिए कौन कौन सी ड्यूटीज़ है हम लोग कौन सी पूरी नहीं कर रहे, ज़रा देखिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।